अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशली एमडीकेड के लिए है। आप लोगों से एमडीकेड में हीमोग्लोबिन के बारे में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम आज सिर्फ हीमोग्लोबिन एमडीकेड के हवाले से स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है। ये मेटालो ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी ये कैसा प्रोटीन है जिसमें मेटल है, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी में पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो कहाँ पे है, तो हीमोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 11 पे। तो पॉइंट नोट करो, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कौन करेगा, तो जीन ज़ाहिरी बात है वो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में पड़े होते हैं। तो जब भी इस जीन की एमआरएनए बनेगी तो ये एमआरएनए किधर आएगी, ये एमआरएनए आएगी साइटोप्लाज्म में, ठीक है। किधर आएगी? साइटोप्लाज्म। जब ये साइटोप्लाज्म आएगी तो ये एमआरएनए किसके साथ अटैच होगी? राइबोसोम के साथ अटैच होगी, और राइबोसोम इस एमआरएनए के कोड को रीड करेगा। अब ये कौन से राइबोसोम इसको सिंथेसाइज कर रहा है? राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पड़े होते हैं जिसको हम अटैच राइबोसोम भी कहते हैं, और एक वो जो फ्री पड़े होते हैं। तो याद रखिए कि हीमोग्लोबिन को कौन सिंथेसाइज करेगा? हीमोग्लोबिन को फ्री राइबोसोम सिंथेसाइज करेगा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है इसके पार्ट्स कितने हैं, तो जनरली अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट इसका हीम है और दूसरा पार्ट इसका क्या है? वो ग्लोबिन है, ठीक है। और इसी वजह से चूंकि इसके दो पार्ट है, एक पार्ट को हीम दूसरे को ग्लोबिन, इसी पार्ट्स की वजह से इसको क्या कहा जाता है? हेमोग्लोबिन। यानी इसका एक पार्ट हीम है, दूसरा क्या है? ग्लोबिन है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखो कि इसमें हीम पार्ट कितने हैं, इसमें हीम पार्ट जो है वो 4 है। क्या बगैर इसमें हीम पार्ट कितने हैं? 4 है। हर एक हीम पार्ट में आयरन जो है एक मौजूद है, तो मतलब हीमोग्लोबिन में 4 हीम पार्ट है तो इसमें 4 आयरन भी मौजूद है, और ये हर एक आयरन एक एक ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है। तो वो बाद में हम पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि इसके 4 हीम पार्ट है और हर एक हीम पार्ट में एक एक आयरन है, और एक एक आयरन एक एक ऑक्सीजन मालिक्यूल को ले जाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी जो है कंपोजिशन के बारे में कि हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बना है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट नोट कर दीजिए कि ये जो हीम पार्ट है, इसका ये जो हीम पार्ट जब इसकी ब्रेकअप होती है, ब्रेकिंग होती है, तो इसके ब्रेकिंग से ये केमिकल बन जाता है जिसको हम बिलिरुबिन कहते हैं। और ये बिलिरुबिन जो है ये बाइल पिगमेंट का मेन पिगमेंट है। बाइल का जो कलर है वो ड्यू टू बिलिरुबिन है। और बिलिरुबिन किस चीज़ से बनता है? ये हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट के ब्रेकिंग से बनता है। अब हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन की तरफ, यानी हीमोग्लोबिन किस चीज़ से बना है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो सारे प्रोटीन किस चीज़ से बने होते हैं? सारे प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये कि ये अमीनो एसिड कितने हैं? ये अमीनो एसिड 574 है, यानी 574 अमीनो एसिड है। और ये 574 अमीनो एसिड जो है ये 4 चेन फॉर्म में है। कितने चेन्स है? 4 चेन्स है। इसमें अल्फा चेन है और साथ साथ क्या है? बीटा चेन है। तो अल्फा चेन कितने हैं? बीटा चेन कितने हैं? अल्फा चेन 2 है। बीटा चेन कितने हैं? बीटा चेन भी 2 है। अब सवाल ये आता है कि अल्फा में कितने अमीनो एसिड होंगे और बीटा में जो है कितने अमीनो एसिड होंगे। तो अल्फा चेन जो है इसमें 141 अमीनो एसिड एक चेन में होते हैं, और यहाँ पे बीटा चेन जो है इसमें एक चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 141 और साथ में 146 तो ये 6 1 4 4 8 9 और ये 2, और यहाँ पे 2 4 4 8 और यहाँ पे 2, तो 282 प्लस 2 92। इसको अगर हम प्लस करें तो 224 987 1 224 5, तो 574 अमीनो एसिड ये बन जाते हैं। अब यहाँ पे अक्सर सवाल इस तरह आता है कि हीमोग्लोबिन की ये जो 574 अमीनो एसिड है, इस 574 अमीनो एसिड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं? इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वो छोटा सा ट्रिक क्या याद रखना है?
तो इसके लिए आप लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वो छोटा सा ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखो हमने कहा कि अल्फा चेन में कितने अमीनो एसिड है, 1 से 42। तो अगर हम ये देखें, ये एक अमीनो एसिड, ये 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस तरह 3 अमीनो एसिड के बीच 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड कम बनता है। तो ये 1 से 42 है, तो 1 से 42 अमीनो एसिड के अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 140। इस तरह दूसरा चेन, ये भी 1 से 42 इसमें अमीनो एसिड है, तो ये 1 से 42 अमीनो एसिड के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 140। तो यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, 0 4 4 8 2 2 1 1 2। यहाँ पे बीटा चेन में अगर हमने पढ़ा कि यहाँ पे 146 अमीनो एसिड है, तो 146 अमीनो एसिड के बीच कितने बॉन्ड बनेंगे पेप्टाइड, 145 बनेंगे। इस तरह दूसरे बीटा चेन, इसमें भी 146 अमीनो एसिड है, इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, इसके अंदर भी 145 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। तो इसको प्लस करें, 5 5 10 1 4 4 8 9 1 1 2। तो 290 280 को प्लस करें, 290 प्लस 280 0 9 8 17 1 2 2 4 5। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ गया, 570। मतलब हेमोग्लोबिन के 574 अमीनो एसिड में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसके अंदर 570 जो है ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और भी है कि जब भी आप लोगों से किसी भी प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों ने सिंपल ट्रिक अप्लाई करना है। ट्रिक क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, और इसी नंबर ऑफ अमीनो एसिड से आप लोगों ने माइनस करना है। क्या चीज़ माइनस करना है, नंबर ऑफ चेन्स, कि कितने चेन्स है। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास जो है पेप्टाइड बॉन्ड की नंबर आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे कितने अमीनो एसिड है, 574 अमीनो एसिड है। यहाँ पे चेन कितने हैं, 4 चेन है, तो 4 जो है ये चेन माइनस करो, ये माइनस करो, तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 570। इस तरह अगर हम इंसुलिन ले लें, इंसुलिन में जो है ये 51 अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये 51 इंसुलिन अगर हम देखें तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, और इस इंसुलिन के अंदर 2 पेप्टाइड चेन है, तो इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 49 होंगे। इस तरह हमारे पास मायोग्लोबिन है, तो मायोग्लोबिन के अंदर 153 यानी 153 अमीनो एसिड है, और ये सिर्फ एक चेन में है, तो उस एक को माइनस करो तो ऑटोमेटिकली इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 152 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए छोटा सा ट्रिक याद रखना कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस नंबर ऑफ चेन्स, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन के बारे में और पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में। अब हीमोग्लोबिन के टाइप्स हो, यानी हीमोग्लोबिन के कितने टाइप्स हैं, तो याद रखिए हीमोग्लोबिन के 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं HbA, दूसरे को हम कहते हैं HbF, और तीसरे को हम कहते हैं HbS, ठीक है। ये 3 टाइप्स है हीमोग्लोबिन के। HbA वो अमीनो एसिड जो नॉर्मली हमारे बॉडी में पाया जाता है, वो HbA अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड के अंदर वही 4 चेन्स होंगे, और ये 4 चेन इसमें 2 अल्फा चेन होंगे, इसमें 2 अल्फा होंगे, और 2 इसमें क्या होंगे, बीटा चेन होंगे। जबकि ये जो HbF है, HbF जो है ये फीटस में पाया जाता है, यानी बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होता है और उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियनिक स्टेज होती है, तो वहाँ पे उसके बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं HbF यानी फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन में याद रखिए वो इस तरह नहीं होता, उसके अंदर भी 4 चेन होते हैं, लेकिन इन 4 चेन में जो है ये 2 अल्फा होते हैं, और 2 जो है वो गैमा चेन होते हैं, यानी उसमें बीटा चेन जो नहीं होते। अब HbS कौन सा हीमोग्लोबिन है, ये वो हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से काज होती है सिकल सेल एनीमिया, यानी ये क्या है, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है। इसकी वजह से आरबीसी का शेप जो है वो डिस्क शेप की बजाय क्या हो जाता है, वो डरांती जैसा यानी सिकल जैसा बन जाता है। इसी वजह से इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो HbS वो हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया काज होती है। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्यों काज होती है, कैसे काज होती है, ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं HbS की तरफ।
यानी वो हेमोग्लोबिन जिसकी वजह से क्या काज होती है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया काज होती है। आरबीसी का शेप डिस्क शेप की बजाय दरांती जैसा यानी सिकल जैसा हो जाता है। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि हमने अभी पढ़ा कि हेमोग्लोबिन जो है इसमें कितने अमीनो एसिड है, 574 अमीनो एसिड है। और ये 574 अमीनो एसिड कितने चेन में है? ये 4 चेन में है। चेन भी हमने पढ़ा कि 2 क्या है, अल्फा है, 2 क्या है, बीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बीटा चेन है, इस बीटा चेन में सिर्फ एक अमीनो एसिड है, सिर्फ एक अमीनो एसिड, इसकी सीक्वेंस में प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम क्या आ जाती है? वो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो वेलन होता है, वेलन गोरी को भगा के ले जाता है, यानी वेलिन अमीनो एसिड आएगा और ये ग्लूटामिक एसिड को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब ये ग्लूटामिक एसिड बीटा चेन में किस पोजीशन पे होता है? ये बीटा चेन में छठा अमीनो एसिड है, 1 2 3 4 5 6, तो छठा नंबर अमीनो एसिड बीटा चेन में क्या है, वो ग्लूटामिक एसिड है। तो वेलिन आएगा और ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करेगा, इसकी बजाय ये लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट ये भी याद रखें कि ये जो वेलिन आएगा, चूंकि बीटा चेन 2 है तो ये दोनों बीटा चेन में आएगा। इस तरह नहीं है कि एक बीटा चेन में आएगा, ये दोनों बीटा चेन में आएगा और ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है, आया ये ऑटोसोमल है? और अगर ऑटोसोमल है तो किस वजह से काज होती है, इसकी रीज़न क्या है? ठीक है, तो वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस वजह से होता है। तो जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया किस वजह से काज होती है? ये काज होती है जीन में म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन आप लोगों ने सेकंड ईयर में पढ़ा है कि डीएनए के सीक्वेंस में जब चेंज आ जाए सडनली, इसको म्यूटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसके लिए डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है वो है ग्वानिन एडेनिन एडेनिन, ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब इस केस में होता क्या है? इस केस में इस तरह होता है कि ग्वानिन तो एडेनिन के बजाय क्या आ जाता है, बदमाश आ जाता है, थायमीन, और फिर एडेनिन होता है। तो मतलब ये जो एक सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस क्या हो जाता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये चेंज आ जाता है। टी ने ए को क्या किया, हटा दिया और उसकी जगह खुद लग गया। तो जब एक न्यूक्लियोटाइड की रद्द-बदल होती है, चेंज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होती है, पॉइंट म्यूटेशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखो, पॉइंट म्यूटेशन है, लेकिन यहाँ पे इसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक आ गया और उसने दूसरे को क्या किया, रिमूव किया, यानी टी ए की बजाय क्या लग गया, टी लग गया। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है ये ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में है कि सिकल सेल एनीमिया क्यों काज होती है। तो सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन की वजह से काज होती है। अब यहाँ पे याद रखूँ कि ये सिकल सेल एनीमिया, जिस तरह हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जीन है, ये कहाँ पे है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। जब ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है तो ये कौन से क्रोमोसोम है, ये ऑटोसोमल है, यानी 6 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सिकल सेल एनीमिया ये तब काज होगी जब मदर फादर दोनों से ख़राब जीन आएंगे। तो ये ऑटोसोमल कौन सा प्रॉब्लम होगा, रिसेसिव। तो ये पॉइंट भी याद रखें कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन, यानी ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये याद रखें हमारे बॉडी में 97% यानी 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किस वजह से, ये ड्यू टू हीमोग्लोबिन है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे बॉडी में टिश्यू से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब लेके जाएगा, इसको कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने
इस तरह आप लोगों ने CO2 ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि CO2 ट्रांसपोर्ट जब होते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन आयन पैदा होते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन उस हाइड्रोजन आयन को भी कैरी करते हैं। तो जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनिक एसिड, और यहाँ पे ये एज ए बफर रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी पीएच को चेंज होने नहीं देता। इस तरह ये हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले जाने की सलाहियत रखता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक फोर्थ पॉइंट याद रखें कि ऑक्सीजन जब भी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा तो ऑक्सीजन किस पार्ट के साथ अटैच होगा, ये अटैच होगा हीम पार्ट के साथ, क्योंकि हीम पार्ट के अंदर आयरन है। CO2 जब भी अटैच होगा हीमोग्लोबिन के साथ तो ये किस पार्ट के साथ अटैच होगा, ये अटैच होगा ग्लोबिन पार्ट के साथ। हाइड्रोजन आयन जब भी अटैच होगा तो ये किस पार्ट के साथ अटैच होगा, ये भी अटैच होगा हीम पार्ट के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी अटैच होगा ये किस पार्ट के साथ अटैच होगा, ये अटैच होगा ग्लोबिन पार्ट के साथ, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भी ले जा सकता है, CO2 को भी ले जाने की सलाहियत रखता है, एज ए बफर भी रोल प्ले करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले जाने की सलाहियत रखता है। तो ये सारे हीमोग्लोबिन के फंक्शंस हैं। अब आप लोगों से MCQs में कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, वो क्या है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है। वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन ये है कि एक हीमोग्लोबिन, क्या एक हीमोग्लोबिन ये कितने O2 को कैरी करेगा, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के अंदर, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, इस एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम पार्ट है, और हर एक हीम पार्ट के अंदर क्या है, आयरन है, ठीक है। तो हर एक आयरन कितने ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले जाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पे 4 हीम पार्ट है, तो एक हीमोग्लोबिन क्या करेगा, 1 HB कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। 1 HB क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं इस तरह लिखूं कि 1 HB कैरी 4 ml ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, ये सरासर गलत होगा। ये 4 ml नहीं, ये 4 ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन ले दे कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर हम ले लें तो ये ऑक्सीजन कैरी करेगा, कितना ऑक्सीजन करेगा, 1.34 ml। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ml मेंशन है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ये कितने ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत रखता है, 1.34 ml। एक और इंफॉर्मेशन हो कि अगर हम ले लें 100 ml ब्लड, तो हमारे 100 ml ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना होता है, वो होता है 15 ग्राम। 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है, 15 ग्राम। तो ये जो 100 ml ब्लड है ये कितना O2 कैरी करेगा, तो ये बहुत आसान है। आसान किस तरह, 1.34 मल्टीप्लाई बाई 15, इससे आएगा, इससे आएगा 20.25। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 100 ml ब्लड कैन कैरी 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। ये कितना ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत, ये 20 ml ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखें कि एक हीमोग्लोबिन 4 ml नहीं, 4 ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है, और 100 ml एक ग्राम हीमोग्लोबिन ये 1.34 ml ले जाने की सलाहियत रखता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो 100 ml ब्लड जो है ये कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, ये 20 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन के बारे में आप लोगों से और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्या है, अच्छा वो ये कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और क्या, मायोग्लोबिन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेस्पिरेटरी पिगमेंट है और ये दोनों प्रोटीन है। अगर हम देखें हीमोग्लोबिन को, तो ये हीमोग्लोबिन इसका एक हीम पार्ट है, दूसरा ग्लोबिन है, सेम इसका भी है, मतलब ये ग्लोबुलर है, ये भी ग्लोबुलर है, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है RBC में, और ये पाया जाता है कहाँ पे,
मसल्स में पाया जाता है और इसी वजह से इसको कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोसाइट से निकला है, मायोसाइट्स यानी मसल सेल्स, ठीक है। तो इसी वजह से इसको मायोग्लोबिन कहते हैं क्योंकि ये मसल में पाया जाता है। अब ये जो हेमोग्लोबिन है इसके अंदर हीम पार्ट कितने, इसके अंदर हीम पार्ट 4 है। इसके अंदर हीम पार्ट कितने, इसके अंदर हीम पार्ट सिर्फ 1 है। तो ये कितने ऑक्सीजन को ले जाएगा, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। और ये कितने ऑक्सीजन को ले जाने की सलाहियत रखता है, ये और ये जो है ऑक्सीजन के साथ कितना ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो सकता है, तो वो है सिर्फ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है हेमोग्लोबिन ये ट्रांसपोर्टर है, ये O2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि मायोग्लोबिन मसल में है और ये क्या करेगा, ये स्टोरेज करेगा, इसमें इसके साथ ऑक्सीजन स्टोर होगा। एक और बात यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है हेमोग्लोबिन इट कैरी मोर O2 देन मायोग्लोबिन, क्योंकि मायोग्लोबिन के साथ सिर्फ 1 ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। और यहाँ पे कितने अटैच हो सकते हैं, यहाँ पे 4 जो है वो O2 मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखें कि अगर आ जाए कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है या हेमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, तो याद रखिए इट हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए इसकी एफिनिटी ज़्यादा है जबकि इसकी कम है। क्यों, क्योंकि इसके साथ 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, मतलब पहले 1 अटैच होगा, फिर दूसरा अटैच होगा, फिर तीसरा अटैच होगा, फिर चौथा अटैच होगा, और चारों को ये अपने साथ अटैच भी सही तरीके से नहीं रख सकता। अब यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है तो जल्दी आके इसके साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, स्टोरेज या कैरी करना इसकी ज़्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर इसकी ज़्यादा है, लेकिन एफिनिटी जो है अपने साथ अटैच करना, जल्दी बाइंड करना, ये क्या है, मायोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा एफिनिटी है। अब एक और पॉइंट याद रखिए, हेमोग्लोबिन जो है इसमें कितने अमीनो एसिड है, इसमें हमने पढ़ा कि इसमें 574 है, और यहाँ पे कितने अमीनो एसिड है, यहाँ पे है 153 अमीनो एसिड। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या है, वो है 570 पेप्टाइड बॉन्ड है, जबकि यहाँ पे कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड 152, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक चेन है, यानी अगर हम चेन की बात करें तो यहाँ पे 4 चेन्स है और यहाँ पे एक सिंगल चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 चेन है, वहाँ पे एक सिंगल चेन है। इस तरह अगर हम देखें तो मायोग्लोबिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे पड़ा है, और हेमोग्लोबिन वाला हमने पढ़ा है वो किधर पड़ा है, वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो है ये पड़ा है, ठीक है। तो ये था हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का कंपैरिजन। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं वो ये है कि मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन और हेमोसायनिन, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन एंड हेमोसायनिन, इसमें कौन जो है ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो मायोग्लोबिन तो ये तो हमने पढ़ा कि इसके साथ सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है। हेमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा कि 4 ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है, जबकि आप लोगों के बुक में जो है ये मेंशन है कि हेमोसायनिन जो है ये ऑक्टोपस और कटल फिश जो पाइलम मोलस्का के अंदर मौजूद है, ये 3 टाइम मोर O2 कैरी करता है देन हेमोग्लोबिन। तो मतलब कौन जो है ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत रखता है, हेमोसायनिन, ठीक है। तो ये था हेमोग्लोबिन के बारे में। आई थिंक कि आप लोगों से एक से भी एमसीक्यूज मिस नहीं होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें, और ये भी बताएं कि क्या मैं आप लोग के लिए MD-CAT लेक्चर्स कंटिन्यूस रखूं या क्विट करूं। और ये बात एक और भी याद रखें कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।